वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई कोल्ड केस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ और एक मलयालम मूवी है, उसी तरह एक मिस्ट्री सस्पेंस हॉरर मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मूवी का ड्यूरेशन है 2 घंटे 19 मिनट और मेरे हिसाब से मूवी 2 घंटे की होती तो काफी होता, क्योंकि मूवी के दरमियान में काफी सारे अननेसेसरी सीन्स है। मूवी की कहानी एंड तक सस्पेंस में ही चलती रहती है। 20 मिनट में अब मूवी खत्म होने वाली होती है, तब जाके इस मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है। इस मूवी में 2 कहानियां चलती रहती है। पहला, एक पुलिस ऑफिसर एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। दूसरा, एक बंदी के घर में कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आते रहते हैं। क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है? क्या सच में उस घर में किसी की आत्मा है? अगर मर्डर हुआ तो किसका हुआ, किसने किया, कौन है वो? इसी पर बेस्ड है ये कहानी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही वाराणसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अघोरा किसी लेडी के बॉडी में से आत्मा को निकाल रहा होता है। दूसरे सीन में एक मौलवी एक छोटे बच्चे के बॉडी में से किसी की आत्मा निकाल रहा होता है। बाद में हमें ये बात पता चलती है कि वो एक्चुअली एक टीवी प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम को करने वाली मेधा नाम की एक बंदी होती है। अब मेधा के बारे में बात करें तो मेधा रिसेंटली डिवोर्स के लिए अप्लाई कर चुकी है और इसी तरह मेधा की एक छोटी बच्ची होती है। फिलहाल मेधा अपने बच्ची के साथ ही रहती है, उसी टीवी चैनल में काम करते हुए। खैर वन फाइन मॉर्निंग एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ने के लिए पानी में अपना जाल डालता है, तो उसे मछलियाँ मिलने के बजाय एक ह्यूमन खोपड़ी मिलती है। धीरे धीरे ये न्यूज सोशल मीडिया में फैलने लगती है। वहाँ पर पुलिस आती है, कुछ फॉरेंसिक वाले भी आते हैं और देखते ही देखते ये न्यूज नेशनल मीडिया तक भी चली जाती है, जिसकी वजह से केरला पुलिस के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ने लगता है और ये लोग इस केस को सॉल्व करने के लिए सत्यजीत नाम के एक बंदे को देते हैं। दूसरी तरफ मेधा सिटी के थोड़ी दूर एक घर को देखती है, यहाँ पर शिफ्ट करने का सोचती है और इस घर का ओनर मेधा से कहने लगता है कि ये घर हमारा पूर्वजों का है, इस घर में हमारे खानदान के फोटोज है और इसी तरह कुछ फर्नीचर सामान वगैरह है। मैं इस घर को खाली ना रखते हुए भाड़े पर देना चाहता हूँ। मेधा को ये घर बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ सत्यजीत क्राइम स्पॉट जाता है, उस खोपड़ी को देखता है और अपनी फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर आने के लिए कहता है इंस्पेक्शन करने के लिए। उस खोपड़ी को इंस्पेक्शन करने के बाद एक डॉक्टर सत्यजीत को ये बताने लगती है कि ये खोपड़ी एक फीमेल की है और इसकी एज तकरीबन 25 से 30 साल तक हो सकती है और इसी तरह इसको मरे हुए 1 साल बीत चुका है। मेरे हिसाब से इसकी मौत सितंबर 2019 में हुई होगी। बाहर आने के बाद सत्यजीत अपनी टीम से ये कहने लगता है पिछले 2 सालों में जो कोई भी मिस हुआ है, स्पेशली लेडीज, उसकी सारी लिस्ट मुझे चाहिए। इस तरफ मेधा, इसकी छोटी बेटी और इसकी घर की एक सर्वेंट इस घर को शिफ्ट होते हैं। मेधा की बेटी को भी ये घर बहुत पसंद आता है। अब चूंकि मेधा ने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर चुकी है और कभी कभार मेधा अपने लॉयर से जा मिलती है और इसकी लॉयर का नाम है हरिता। और इसी बातों ही बातों में हरिता मेधा से उसकी बहन के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारी बहन तो साइकोलॉजी पढ़ी है ना, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? मेधा कहने लगती है कि मेरी बहन को आत्माओं के बारे में जानने का बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए उसने पैरासाइकोलॉजी की स्टडी की और पता नहीं उसे अचानक से क्या हो गया, उसने सुसाइड कर लिया और हमें इसकी वजह भी नहीं पता चली। दूसरी तरफ सत्यजीत पिछले 2 सालों की मिसिंग रिपोर्ट मंगवाता है और इस लिस्ट को फिल्टर करने पर इनको सिर्फ 37 लोगों के बारे में पता करना होता है। तो सत्या अपनी टीम को इस काम में लगा देता है और इसी तरह सत्या उस खोपड़ी को फेस रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए किसी लैब भेजता है। वो लोग उस काम में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ मेधा को उसके घर में कुछ अजीब के इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं, जैसे वॉश बेसन में किसी के हेयर पाना, आइस क्यूब्स में कीड़े मकोड़े पाना और अचानक से इसके पीछे से कोई गुजरना। एक दिन रात जब मेधा और उसकी बच्ची सो रही होती है तो अचानक से इनके बेडरूम में पानी आने लगता है। यही देखने के लिए जब मेधा अपना बेडरूम का दरवाजा ओपन करती है तो बाहर इसकी सर्वेंट होती है और इसकी सर्वेंट घबराते हुए मेधा से कहने लगती है कि मैंने किचन में किसी की रोने की आवाज सुनी और मैं घबरा गई। दूसरी तरफ 3D मॉडल कंस्ट्रक्शन वाला सत्यजीत को कॉल करके ये बताता है कि तुमने जो 37 लोगों की लिस्ट भेजी थी, उन लिस्ट में से ये बंदी नहीं है, मतलब वो कल की बंदी उस लिस्ट में नहीं है, हमें कोई दूसरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। सत्यजीत यही बात अपनी टीम को बताने लगता है और ये प्रेडिक्ट करने लगता है कि शायद इस लड़की की किसी ने मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई होगी या तो फिर ये लड़की दूसरे स्टेट से बिलोंग करती है और हो सकता है दूसरे स्टेट्स में इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई होगी। और तभी वहाँ पर सत्यजीत का अंकल आता है सत्यजीत से मिलने के लिए। सत्या का अंकल एक शराबी होता है और इस दुनिया में सत्या के सिवा इसका कोई नहीं है। जब कभी भी सत्या के अंकल को कुछ पैसों की जरूरत होती तो वो सत्या के पास आता, कुछ पैसे मांग लेता और वहाँ से चला जाता। जब सत्यजीत अपने अंकल को देखता है तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, हो सकता है मरने वाली ऑर्फन हो
क्योंकि ऑर्फन्स की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। उसी दिन सत्या की सुपीरियर सारे पुलिस वालों को मीटिंग पे बुलाती है इस केस की रिपोर्ट पूछने के लिए। और यहाँ पर सत्यजीत अपने सुपीरियर को ये बताने लगता है कि जब हमको वो खोपड़ी मिली उस खोपड़ी में सिर्फ एक ही दांत था, जिसका मतलब शायद वो दांत आर्टिफिशियल हो सकता है। अगर हम इस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करें तो कुछ न कुछ क्लू जरूर मिल सकता है। ये सुनने के बाद इसकी सुपीरियर भी सत्या की बात मान लेती है। उसके बाद सत्या चेन्नई जाता है डॉक्टर आदमन नाम के एक डेंटिस्ट से मिलने के लिए। यहाँ पर सत्या को ये बात पता चलती है कि हर एक तीत का एक पैटर्न होता है। तो सत्या वो लिस्ट मंगवाता है जिन्होंने इस दांत के पैटर्न को यूज किया और उसी तरह कितने ऐसे पैटर्न्स केरला आए। लिस्ट लेने के बाद सत्या अपनी टीम के पास जाता है और अपनी टीम से कहने लगता है कि तुम लोग एक एक करके इन सारे लोगों को कॉल करो और जिस किसी ने भी हमारे फोन का आंसर नहीं दिया वही हमारा विक्टिम है। इस तरफ मेधा के घर में और कुछ अजीब के इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। इन सारे इंसिडेंट्स को देखकर मेधा ये समझ जाती है कि इस घर में कुछ न कुछ जरूर है और मेधा अपनी दोस्त की मदद से एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट के पास जाती है और उसका नाम होता है जारा और एक ब्लाइंड पर्सन होती है। मेधा अपने घर के सारे इंसिडेंट्स जारा को बताने लगती है। तो उसी दिन जारा और एक और बंदा रात के ठीक 3 बजे मेधा के घर आते हैं। दूसरी तरफ सत्या किसी पार्टी से जब अपने घर आता है तभी एक पुलिस वाली इसको मैसेज करती है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बंदी ने हमारे फोन का आंसर नहीं दिया और मैं उस बंदी के डिटेल्स आपको मेल कर रही हूँ, आप प्लीज मेल चेक करिए। तो सत्या उसी तरह से अपना मेल बॉक्स ओपन करने लगता है। इस तरफ जब जारा मेधा के घर में आती है तो जारा मेधा को कहने लगती है कि मुझे ताज़ा गोश्त की स्मेल आ रही है और कुछ कैंडल्स जलाकर मंत्र वगैरह पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद जारा मेधा से कहने लगती है कि इस घर में एवा मारिया नाम की एक आत्मा रहती है। इस तरफ सत्या को भी वही नाम नजर आता है कि मरने वाली का नाम है एवा मारिया और उसकी उम्र 29 साल है। खैर उसी दिन रात मेधा को कुछ अजीब से नाइटमेयर्स आने लगते हैं और मेधा समझने लगती है कि ये सारे इंसिडेंट्स इस फ्रिज की वजह से है। दूसरे दिन सुबह मेधा अपने घर के ओनर को कॉल करके ये बताती है कि हमें आपकी फ्रिज नहीं चाहिए, आप अपनी फ्रिज लेकर चले जाइए, मैं दूसरी फ्रिज खरीद लूंगी। इस तरफ पुलिस वालों को एवा मारिया का आधार कार्ड मिल जाता है और आधार कार्ड की फोटो लेकर उस 3D मॉडलर के पास जाते हैं तो वो फेस और ये फेस दोनों मैच होते हैं। तब जाके सत्यजीत को कंफर्मेशन मिलती है कि मरने वाली एवा मारिया ही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एवा को किसने मारा। यही जानने के लिए सत्यजीत और एक और बंदा एवा मारिया के गाँव जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों को कुछ बातें पता चलती है। एक दुकान वाला सत्या को ईवा के बारे में बताने लगता है। इस गांव में फिलिप नाम का एक बंदा रहता था और वो बहुत पैसे वाला भी था और उसी की बेटी है ईवा मारिया। लेकिन जब ईवा छोटी बच्ची थी उसी वक्त ईवा की माँ की मौत हो गई, जिसकी वजह से फिलिप दूसरी शादी कर ली। लेकिन ईवा की दूसरी माँ ईवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी, जिसकी वजह से फिलिप अपनी बेटी को हॉस्टल में ज्वाइन किया, वहाँ पर रखा, उसकी पढ़ाई की। कुछ सालों बाद ईवा वहीं पर एक नॉर्थ इंडियन बंदे से शादी कर ली। फिलिप मरने से पहले अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम किया। शायद फिलिप सर मरने के 1 साल बाद ईवा ने यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेच दी और उस वक्त भी ईवा यहाँ पर नहीं आई। सारे काम एक ब्रोकर के हाथ करवाया। फिलहाल इस गांव में फिलिप की दूसरी बीवी और उसकी फैमिली यहाँ पर रहती है। ये जानने के बाद सत्या फिलिप की दूसरी बीवी के पास जाते हैं। यहाँ आने के बाद सत्या ये देखता है कि एक बंदा गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। सत्या यही सवाल उस औरत से पूछने लगता है तो वो औरत सत्या से कहने लगती है कि आज मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है। और कुछ बातें होने के बाद सत्या इस औरत से ईवा के बारे में पूछने लगता है तो यह औरत सत्या को बताने लगती है काहे की प्रॉपर्टी, मेरा हस्बैंड मरते मरते अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दिया, हमें फूटी कोड़ी तक नहीं मिली। इस तरफ मेधा जारा से जा मिलती है। जारा कहने लगती है कि उस दिन कुछ कारणों की वजह से मैंने उस आत्मा से बात नहीं की, लेकिन तुम्हारे घर के फ्रिज का और एवा का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। एवा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो तुमसे कुछ बताना चाहती है। शायद उसकी मौत का कारण तुम्हारे जरिए से वो सामने रखना चाहती हो। तुम एक काम करो, ये एवा कौन है उसके बारे में मालूमात करो। तो वहाँ से मेधा अपने घर आकर अपने हाउस ओनर को कॉल करती है और उसे पूछने लगती है कि आप मुझे बता सकते हो कि आपके घर में जो फ्रिज है वो कहाँ से लिया आपने। वो बंदा मेधा से कहने लगता है मैंने किसी दुकान से इस फ्रिज को खरीदा था। तो मेधा फौरन उस दुकान आकर उस फ्रिज की फोटो इस बंदे को दिखाने लगती है। ये फोटो देखकर ये बंदा मेधा से कहने लगता है कि शायद मैंने इस फ्रिज को एक्सचेंज में लिया होगा, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं। उसी दिन रात सत्या का एक टीममेट एवा के कॉल रिकॉर्ड्स कलेक्ट करके सत्या को देने के लिए आता है और वो पुलिस वाला सत्यजीत को बताने लगता है सर यहाँ पर एक अजीब की बात है,
उस फॉरेंसिक डॉक्टर के हिसाब से एवा सितंबर 2019 में मरी है। लेकिन जब मैंने ईवा के कॉल रिकॉर्ड्स देखा तो ईवा का फोन मार्च 2020 तक रनिंग में था। जब एवा का फोन स्विच ऑफ हुआ था उस वक्त एवा वाराणसी में थी। एवा का फोन का वही लास्ट लोकेशन है। अगर एवा 2019 में मरी है तो 2020 तक एवा का फोन किसने इस्तेमाल किया? क्या दृश्यम मूवी की तरह एवा को मारने वाला एवा का फोन को कहीं पर फेंक दिया, बस में या रेल में? खैर, दूसरी तरफ मेधा एवा का फेसबुक प्रोफाइल ढूंढने लगती है। बहुत प्रोफाइल देखने के बाद मेधा को एक प्रोफाइल नजर आती है जिसकी डीपी वाराणसी होती है। ये देखकर मेधा अंदाजा लगाती है कि शायद यही एवा मारिया का प्रोफाइल हो सकता है। और उसी वक्त मेधा हरिता को कॉल करती है और इससे कहने लगती है, क्या तुम किसी एवा मारिया को जानती हो? जब मैं उसका प्रोफाइल चेक कर रही थी तो उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स में तुम भी थी। हरिता कहने लगती है, मुझे सीधी तरह से याद नहीं, मैं पुरानी रिकॉर्ड्स चेक करके बताती हूँ। वैसे तो ये नाम सुना हुआ लगता है। इस तरफ सत्यजीत रजिस्टर ऑफिस जाकर एवा मारिया के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। इसी दरमियान में सत्यजीत को एवा के हस्बैंड के बारे में पता चलती है और वहीं से उससे मिलने के लिए निकल जाता है। इस तरफ जब मेधा अपने ऑफिस में होती है तो हरिता मेधा को कॉल करके ये बताती है कि मैंने एवा मारिया के बारे में देखा, वो मेरी पुरानी क्लाइंट है। 2019 में उसने अपने पति से डिवोर्स लिया था। उसका एक्स हस्बैंड तुम्हारे चैनल में ही काम करता है और उसका नाम है दर्शन देव, जो एक नॉर्थ इंडियन है। ये जान लेने के बाद मेधा फौरन दर्शन की कैबिन की तरफ जाने लगती है। लेकिन दर्शन की कैबिन में ऑलरेडी सत्यजीत बैठा हुआ रहता है और सत्या दर्शन से एवा मारिया के बारे में पूछने लगता है। तो दर्शन सत्या से कहने लगता है कि आप कल मेरे घर आ जाना, मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा। उसके बाद मेधा अपने कोलिग से दर्शन देव और उसके वाइफ के बारे में पूछने लगती है। तो एक बंदा मेधा से कहने लगता है कि दर्शन की वाइफ मेरे फ्रेंड के ऑफिस में ही काम करती है, कल मैं तुम्हें अपने फ्रेंड के पास ले जाऊंगा। खैर, दूसरे दिन सत्या दर्शन से मिलने के लिए उसके घर जाता है। दर्शन अपने और ईवा के बारे में सत्या को बताने लगता है कि दर्शन और ईवा की लव मैरिज हुई थी। कुछ साल गुजरने के बाद हम दोनों के बीच झगड़े शुरू हुए, जिसकी वजह से ईवा ने खुद डिवोर्स के लिए अप्लाई किया और उस वक्त उसके पास तकरीबन 3 करोड़ के ऊपर पैसा था और मैं उन पैसों को लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन जब उसकी मेरी कुछ जमी नहीं तो ईवा ने अपना पैसा वापस मांगा और उसी वक्त मेरे प्रेजेंट के ससुर जी ने मेरी हेल्प की। मैंने उसको उसके सारे पैसे लौटा दिया। उसके बाद ईवा मुझे नजर नहीं आई। ये सब बात करने के बाद दर्शन सत्या से पूछने लगता है आखिरकार क्या हुआ। तो सत्या दर्शन से कहने लगता है कि ईवा की मौत हो चुकी है। यह सुनने के बाद दर्शन और उसकी वाइफ शॉक में रह जाते हैं। खैर, दूसरे दिन डॉक्टर आधवन जो चेन्नई में रहता है वो सत्यजीत को कॉल करके ये बताता है कि तुम्हारे केस ही की तरह यहाँ पर किसी लड़की का हाथ मिला है और फिलहाल वो केस अनसॉल्व में है, शायद तुम्हारे केस में ये चीज काम आ जाए। तो उसी वक्त सत्या उस हाथ के डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह अपने पास मंगवाता है और कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सत्यजीत को ये बात पता चलती है कि वो हाथ ईवा का ही है। इस तरफ मेधा हरिता से जा मिलती है और हरिता मेधा से कहने लगती है कि उस वक्त ईवा ने ही डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था। डिवोर्स होने के बाद 1-2 बार उससे मुलाकात हुई। अपनी पुरानी लाइफ को भूलने के लिए ईवा इंडिया के सारे टेम्पल्स घूमने का प्लान किया। उसके बाद मेधा ईवा के ऑफिस जाती है उसके बारे में पूछताछ करने के लिए, जहाँ पर एक लड़की मेधा से कहने लगती है लास्ट टाइम मैंने ईवा को मेरी शादी के लिए बुलाया था, लेकिन उस वक्त ईवा ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया कि वो वाराणसी में है और मेरी शादी को नहीं आ सकती। इस तरफ सत्या और उसकी टीम चेन्नई के फॉरेंसिक लैब जाते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर सत्या को ये बताता है कि हमने उस हाथ को एग्जामिन करने पर उस हाथ के नेल्स में किसी के हेयर पाए गए हैं और उस हेयर को एग्जामिन करने के बाद हमें ये बात पता चली कि वो लॉन्ग हेयर नहीं बल्कि शॉर्ट हेयर है और फिलहाल हम उस हेयर के डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी पर शक है तो उनके डीएनए और इस हेयर के डीएनए से मैच करवा सकते हो, इससे शायद किलर का पता चल जाए। इस तरफ मेधा की सासू माँ मेधा के घर आती है अपनी पोती से मिलने के लिए और तभी इस औरत को उस घर में कुछ फुटस्टेप नजर आते हैं जो धीरे धीरे करते हुए उस फ्रिज की तरफ जा रही होती है। यह देखकर इस औरत के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद सत्या और उसकी टीम एक वुमेन्स हॉस्टल जाते हैं और कुछ सालों पहले ईवा यहीं पर रहा करती थी। ईवा के बारे में पूछने पर वो वार्डन सत्या को बताने लगती है ईवा ने अपने जाने की खबर किसी को भी नहीं दी, हालांकि उसके सामान भी उसकी फ्रेंड आकर ले गई। और इसी दरमियान में कोई लड़की आकर आप जैसों की तरह ईवा के बारे में पूछ रही थी। यह सुनने के बाद सत्यजीत उस वार्डन से कहने लगता है अगर वो लड़की दोबारा आपके पास आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना जरूर। उसके बाद जब सत्यजीत ईवा की फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रहा होता है तो उसमें इसको वाराणसी की फोटोज नजर आते हैं और उसमें एक फोटो के नीचे ऐसा लिखा हुआ रहता है कि कोविड-19 की वजह से वाराणसी में पहली मौत हुई है। और तभी सत्यजीत अपनी टीम को बुलाकर उनसे कहने लगता है
हमारे पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से अप्रैल 4, 2020 को वाराणसी में कोविड-19 की वजह से पहली मौत हुई है, जिसका मतलब उस वक्त ईवा भी वहाँ पर थी। तो उस वक्त केरला से वहाँ पर कौन कौन लोग गए थे उसकी डिटेल्स निकालो। और कोविड-19 की वजह से जो लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, हमारी गवर्नमेंट ने एक सेपरेट बस असाइन करके उनको केरला बुलवा लिया। तो तुम लोग उस बस की लिस्ट भी चेक करो। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस वाले उस बस के पैसेंजर की लिस्ट सत्यजीत को लाके देते हैं और इस लिस्ट में एवा मारिया का भी नाम होता है और इसी लिस्ट में सत्या अपने अंकल का नाम भी देखता है। यह जानने के बाद सत्या फौरन अपने अंकल के पास जाकर एवा की फोटो दिखाकर अपने अंकल से पूछने लगता है। ईवा की फोटो देखने के बाद इसका अंकल बताने लगता है कि मैंने जिस ईवा को देखा था वो ईवा ये ईवा नहीं है और रिसेंटली मैंने ईवा को इसी शहर में देखा। अपने अंकल की बातें सुनने के बाद सत्या ये समझने लगता है कि कोई है जो ईवा का नाम लेकर इस शहर में घूम रहा है। उसके बाद सत्या अपने अंकल को कुछ पैसे देकर उससे कहने लगता है अगर तुमने दोबारा ईवा को देखा तुम फौरन मुझे कॉल करना। उसके बाद सत्या फिर से अपनी टीम को लेकर मीटिंग रखता है और अपनी टीम को बताने लगता है डॉक्टर्स के हिसाब से ईवा सितंबर 2019 में मरी है, लेकिन ईवा फेसबुक के हिसाब से, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ईवा का फोन अप्रैल 2020 तक एक्टिव में रहा। मेरे हिसाब से असली ईवा वाराणसी नहीं गई, शायद उसकी बहरूपिया वाराणसी गई होगी, जिसका मतलब ईवा कब मरी उसे ऑलरेडी पता होगा। शायद वही ईवा का किलर हो सकता है। और तभी उसी वक्त वो हॉस्टल वार्डन सत्यजीत को कॉल करके ये बताती है जिस दिन मेरे हॉस्टल जो लड़की आई थी अब वो लड़की टीवी में दिख रही है, मतलब एक्चुअली वो लड़की मेधा होती है। मेधा के बारे में जानने के बाद सत्या फौरन मेधा से जा मिलता है और ये दोनों अपनी अपनी बात शेयर करने लगते हैं। मेधा की बात सुनने के बाद सत्या कहने लगता है कि मैं भूत में यकीन नहीं करता। और तभी उसी वक्त सत्यजीत का अंकल सत्यजीत को कॉल करके कुछ बात करने लगता है। अपने अंकल से बात करने के बाद सत्यजीत मेधा के पास आकर कहने लगता है कि हमें पता चल चुका है कि ईवा का किलर कौन है। ऐसा कहते हुए सत्या अपने फोन में की फोटो मेधा को दिखाने लगता है और इसे देखकर मेधा शॉक में रह जाती है। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ सालों पहले ईवा और हरिता ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हरिता ने ही ईवा को डिवोर्स दिलाया। जब ईवा अपने पति से सारे पैसे लेकर अपने हॉस्टल जा रही होती है, हरिता ईवा से कहने लगती है इतनी रात को तुम अपने हॉस्टल कहाँ पे जाओगी, आज रात तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ। तो उसी तरह से ईवा हरिता के घर जाती है। ईवा के पास 3 करोड़ रुपए पैसे देखने के बाद हरिता को लालच भरने लगता है और हरिता ईवा का गला दबा के उसे मार देती है। ईवा को मारने के बाद हरिता ईवा के टुकड़े टुकड़े करती है। उन टुकड़ों को वो एक फ्रिज में जमा करती है और जब कभी भी हरिता को मौका मिलता हरिता ईवा के बॉडी पार्ट्स को इधर उधर फेंक देती है। ये सब होने के बाद हरिता ईवा के आधार कार्ड में अपनी फोटो चिपकाकर एक ब्रोकर की मदद से ईवा की सारी प्रॉपर्टी बेच देती है। उसके बाद हरिता ईवा का फोन लेकर वाराणसी जाती है और कुछ फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया में अपलोड करती है ताकि पुलिस ये समझे कि ईवा वाराणसी जाकर मिस हो गई। ये सब जानने के बाद मेधा सत्यजीत से ये सवाल करने लगती है ये सारी बातें आपको ऐसा पता चली? सत्या कहने लगता है जब हम दोनों बात कर रहे थे उस वक्त मेरे अंकल ने मुझे कॉल किया और मेरे अंकल ने मुझे बताया था कि आज मेरे अंकल ने ईवा को कोर्ट के बाहर कोट पहने हुए देखा। तब मुझे समझ में आया कि ये जरूर हरिता होगी और उसी तरह हरिता ने ही ईवा की ऑलमोस्ट बातें तुमसे शेयर की। अगर हम हरिता का डीएनए का सैंपल और उन बालों का डीएनए के सैंपल से मैच करें तो हम ये साबित कर सकते हैं कि ईवा को मारने वाली हरिता ही है। खैर इस तरफ हरिता को मेधा के घर के बारे में सारी बातें पता हो चुकी होती है, मतलब मेधा के घर में उस फ्रिज की वजह से जो हर इंसिडेंट्स पेश आ रहे हैं वो सारी बातें मेधा हरिता को बता चुकी थी। और उसी फ्रिज को देखने के लिए हरिता मेधा के घर आती है और सच में वो फ्रिज वही होती है जो 1 साल पहले हरिता ने ईवा की टुकड़े टुकड़े कर इसी फ्रिज में छुपा के रखा था। उसके बाद ईवा की आत्मा हरिता को मार देती है। दूसरे दिन सुबह पुलिस, मीडिया ये सारे लोग मेधा के घर आते हैं और सत्या हरिता के केस को इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है, मतलब हरिता की मौत कैसे हुई वगैरह वगैरह। लेकिन मेधा को ये पक्का यकीन होता है कि हरिता को मारने वाली ईवा की आत्मा ही थी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।